मतलब मेरा जिंदगी का फर्स्ट ट्रेकिंग में स्नो स्टॉर्म एवलांच का सामना किया था मैं। कि अभी भी जो मैं देखता हूँ, मैं तो विदाउट ऑक्सीजन जाता हूँ, जहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड में बाकी लोगों का 50-60 50-60 में ऑक्सीजन सैचुरेशन चले जाते हैं, मेरा वहाँ भी 95-96 रहते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन। अच्छा। फिर में जब इस साल आपका वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आपका सक्सेसफुल कौन से साल में हुआ? 2022 में मेरा एवरेस्ट फर्स्ट टाइम आपका वो फर्स्ट टाइम हुआ एवरेस्ट में। फिर ऐसा हो गया खराब, जो दोनों में बैड एक्सपीरियंस था, उसी में मैं ठीक किया कि विदाउट ऑक्सीजन मैं अभी से ट्राई करूँगा। From the maths classroom to the top of Mount Everest, Piyali Boshak's journey has been uphill. The girl from Chandanagar in West Bengal is not huffing and puffing yet. She climbed the Mount Everest without an oxygen cylinder. That takes a big heart and a lot more. And it's my privilege to have her as a guest on this episode of Twisted Tales. So hello everyone, today we have with us mountaineer Piyali Boshak. And आज का इंटरव्यू हम हिंदी में करेंगे. एंड पियाली नमस्ते, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। कैसे हैं आप, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और ऐसा भी एक्सपीरियंस पहली बार है, क्योंकि मैं बहुत ही इंटरव्यू दिया, लेकिन ये ऐसा एक्सपीरियंस मेरे को पहली बार हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे सबसे पहले हाँ। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी ये जानना चाहे कि आपको ये पहाड़ चढ़ने का शौक कब से आया और कैसे आया? पहले आया मेरा माँ बाबा बहुत, मतलब पढ़ाई कराने में बहुत वो लोग इंटरेस्टेड था कि अच्छा से हम लोग को पढ़ाई कराएगा। तो इसलिए वो लोग थोड़ा जो नेबर है, उन लोगों से जो पुराना स्कूल बुक है, हायर क्लास के स्कूल बुक है, उन लोगों से मांग के हम लोगों को पढ़ाता था। तो तभी एक चैप्टर था तेंजिंग नोर्गे शेरपा एडमंड हिलरी का, हाँ, जो एवरेस्ट समिट का जो उन लोगों का एक्सपीरियंस था वो लिखा हुआ था। तो वही मेरे को पढ़ाया था, तब मेरा वो इतना अच्छा लग गया कि मेरा दिल में वो एक मतलब दाग रख के गया। तमन्ना हो गई होगी कि हमको, मेरे को वहाँ चढ़ना है। मेरे को भी ऐसा तो बनना है। किस एज में हुआ था आपका? ये तब मैं 5 ईयर ओल्ड था। तब से आपको ये? तब से मतलब तब से फिर मैं तो बहुत जिद शुरू किया कि मेरे को भी जाना है। तो उस समय मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? वो लोग तो मतलब सोच ही नहीं सकते। वो लोग बोलते हैं ये सब तो इम्पॉसिबल है, ये सब तभी हो ही नहीं सकता है। तो तब उन्होंने बोला ठीक है, जो ट्रेकिंग होता है जैसे पिलग्रिमेज, ट्रेकिंग में पिलग्रिमेज जो होता है, केदार बद्री, गंगोत्री, गोमुख में, फिर कश्मीर में अमरनाथ, वैष्णो देवी, वो सब में लेके जाना शुरू किया। फिर जाते जाते मैं तो उधर दौड़ते रहते थे, मतलब ऐसा मेरा छोटे से ही, मतलब जैसे छोटा बच्चा को जो अच्छा लगता है, बहुत दौड़ दौड़ के करते हैं, माउंटेन में जाके ऐसे दौड़ते रहते थे। और तब से जाते जाते मेरा ऐसा हो गया ना, मतलब अलग से एक नेचुरल, मतलब मेरा वो आ गया। जब मैं ट्रेकिंग में जाता था, आसपास में जो पहाड़ था, रॉक वॉल रहता था, उसमें भी मैं चढ़ जाता था। हाँ, और तब से छोटे में तो कुछ परमिशन भी माँ बाबा का नहीं लेता था, ऐसे ही नहीं बोल के ऊपर चढ़ जाता था। और वो लोग ढूंढते रहता था कहाँ गया, फिर लोकल लोगों को पूछता था कि मेरे को देखा कि नहीं, छोटा बच्चे। वो लोग बोलते हाँ देखा, अभी यहाँ से चल रहा था, ऐसे करके फिर पकड़ जाके लाता था ढूंढ के, लोकल लोगों को हेल्प लेके। तो आपको कभी इसके लिए मार नहीं पड़ा या? नहीं, ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन थोड़ा उन लोगों को टेंशन हो जाता था। लेकिन वो लोग समझता था कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है। लेकिन मैं ऐसा करते करते ना, मेरा एक नेचुरल, मतलब मैं बहुत एक्सपीरियंस लोग बाद में मैं जाके देखा। एक हुआ था 2003 में, मैं सांदाकफू गया था ट्रेकिंग, वो भी यूथ हॉस्टल का ही था, पूरा देश से वो आया था, उधर पार्टिसिपेट किया। तो उधर थोड़ा डिसिप्लिन रहते,
उसके बाद हुआ जो मेरा सर है माउंटेनियरिंग का अपूर्व चक्रवर्ती सर, उनके साथ जो आज हमारे साथ है कांटेक्ट हुआ। तो तब मैं रॉक क्लाइंबिंग में जाना शुरू किया, जो बांकुड़ा पुरुलिया वो सब है। मैं जो स्कूल में पढ़ता था लालबागान बालिका विद्यालय, तो वहां से हम लोग जाते थे सर के साथ, तो वहां पे ट्रेनिंग लिया सब कुछ। तो फिर 2003 में हम लोग सांदाकफू फालू ट्रेकिंग में गया था, मेरा बाबा के साथ ही गया था। उधर एक हुआ, मतलब वेदर बहुत खराब हो गया। टोंगलू बोल के एक जगह है, बहुत स्नो स्टॉर्म चलने लगा था। उसका पहले मेरा एक एक्सपीरियंस हो गया था, केदार जो मैं गया था ट्रेकिंग में, तब मैं 6 ईयर ओल्ड था, तब से ही मैं तो दौड़ दौड़ के जाता था। तो तब उसी टाइम में स्नो स्टॉर्म आया था, एवलांच आया था, मतलब मेरा जिंदगी का फर्स्ट ट्रेकिंग में स्नो स्टॉर्म एवलांच का सामना किया था मैं। तो वो एक था एक्सपीरियंस। तो फिर 2003 में जब सांदाकफू गया, इतना स्नो स्टॉर्म आ गया और इतना फॉग, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और रास्ता तो पूरा एकदम, मतलब अगर पहाड़ में स्नो ज्यादा गिरता है ना, एकदम बदल जाता है। कुछ मतलब समझ ही नहीं जाता है कहाँ, जो पहचान वाला एक रास्ता है पूरा एकदम, जो बहुत साल गया, बहुत बार गया उधर, वही पहचान नहीं पा रहा है, ऐसा हालत। और वो लोग गलत रास्ते में भी चल गया था। मतलब वहां पे ऐसा होता है सिस्टम, एक टीम के साथ लीडर रहते हैं, टीम लीडर जो एक्सपीरियंस होता है, थोड़ा एजेड होता है ज्यादा। और जो कैंप होता है, जैसे टोंगलू में रहा, उसके बाद गोइरीबास, कालापोखरी, फिर सांदाकफू पहुंचा, तो हर कैंप में अलग अलग कैंप लीडर रहते हैं। तो वो लोग इतना एक्सपीरियंस है, वो लोग रास्ता गलत हो गया था उन लोग, और मैं तो दौड़ दौड़ के जाता था। तो मैं तो एकदम पहले और उधर कैंप लीडर मेरे को पकड़ के, मैं ही सबसे छोटा था, तो लाइन में एक लाइन में खड़ा करके फिर छोड़ता था। उधर ऐसा डिसिप्लिन है। और यूथ हॉस्टल का ट्रेकिंग में वो रूट भी अलग होता है, मतलब जो हम लोग जैसे टूरिस्ट लोग एक ट्रेकिंग का पाथ से जाता है, तब वहां पे जंगल के अंदर से, पहाड़ का ढाल से अलग सी यूथ हॉस्टल का रूट बनता है। और जो कैंप लीडर रहते हैं वो लोग थोड़ा एक्सपीरियंस रहते हैं, थोड़ा डिफरेंट होता है यूथ हॉस्टल का ट्रेकिंग। तो उसमें ऐसे करके बनाए हैं ट्रेकिंग रूट। तो उसमें मेरे को लाइन का सामने रखता था, लेकिन देखता है मैं तो दौड़ दौड़ के, मतलब 4-5 घंटा की 5-6 घंटे का रास्ता भी 2-3 घंटा में पहुंच जाता था, क्योंकि मैं तो उस रूट भी फॉलो नहीं करता था। जो पहाड़ है, पहाड़ में तो सीधा मैं चढ़ जाता था। और मैं बोला ना 6 बरस का था, तब से जाते जाते मेरा एक अलग हैबिट हो गया। मैं ऊपर से देख के, मेरे को पहाड़ में तो रास्ता जिग जैग करके होता है, तो वहां से देख के मेरे को पता चल जाता है कि कौन सा शॉर्टकट लेने से मैं उसी डेस्टिनेशन में पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैं ऐसा करके चला जाए तो 2-3 घंटे में पहुंच जाता था। अभी कैंप लीडर बोलता है नहीं, इतना जल्दी पहुंचने से कैसे होगा, हाँ उन लोगों को तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। पूरा एक टीम में तो 30-35 ऐसा पार्टिसिपेंट रहता था, उन सबके लिए खाना बनाना, अरेंजमेंट करना, सब एक टाइम लगता है। इसलिए बोलता है थोड़ा 3-4 घंटा तो टाइम लो, 2-3 घंटे में पहुंचने तो लोग नहीं कर पाएगा। और मैं ऐसे पहुंच जाता था। इसलिए मेरे को कैंप लीडर लोग मतलब सबसे पीछे रखता था लाइन का। मैं सबसे छोटा था, हाइट वाइज देता था, मेरे को सबसे सामने रखना चाहिए था, लेकिन सबसे पीछे। फिर भी मेरे को पकड़ के रखता था, बोलता था वो लोग चला जाएगा, 10 मिनट बाद तुमको छोड़ूंगा। लेकिन 10 मिनट में क्या होगा, तुम तो फिर छोड़ने से दौड़ शुरू करोगे और पहुंच जाएगा, ऐसा करता था। फिर टोंगलू में क्या हुआ, मैं छोड़ा, फिर मैं तो सबसे आगे आगे भाग गया। वही मेरा एक्सपीरियंस काम में लगा। पूरा कुछ भी पता नहीं चल रहा था, कहाँ मतलब वो खाद है, कहाँ रास्ता है, कुछ पूरा चारों तरफ व्हाइट व्हाइट है, खुद का पैर कहाँ रख वो भी पता नहीं चल रहा था। और मैं सबसे पहला था, तो कोई स्टेपिंग भी नहीं था कि उसको फॉलो करके चलूंगा, कुछ भी नहीं था बर्फ के ऊपर। लेकिन वो पता नहीं, छोटे से मेरा अलग अंदाज हो गया। मैं ठीक एकदम टोंगलू पहुंच गया, और उधर तो पूरा व्हाइट है, तो मेरे को पता नहीं, ट्रेकर से थोड़ा ही दूर में था, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। और जो कैंप लीडर है थोड़ा मेरा पास खड़ा था इधर ही, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मेरा वो, उन लोग के पास बांसी हुईसेल रहता था, हुईसेल बजा रहा था,
हुइसल का साउंड से मेरे को पता चल रहा था कि किस तरफ जाना था, साउंड सुन के मैं जा रहा था। तो उसके बाद और मैं छोटे से जाता था तो और सर के पास देखता था कि हुइसल रखता, जैसे सर हमारा कैंप कमांडर अपूर्व चक्रवर्ती सर कैंप कमांडर रहता था और उन लोगों के पास हुइसल रहता है, मैं उन लोगों को फॉलो करता था, हुइसल बजाता है हम लोग, और मेरा छोटे से ही तो सपना है उन लोगों के जैसे बनना है, इसलिए मैं भी छोटे से एक हुइसल रखना मेरे पास शुरू किया जैसे बच्चे लोग करते हैं। तो वही मेरा उधर काम पे लगा, मेरे पास हुइसल था, मैं भी हुइसल बजाते बजाते जाते रहा। तो कैंप लीडर को पता चल गया कि कोई हुइसल बजा के आ रहा है। फिर जब आया देखा एक क्लाउड का अंदर से कुछ पूरा फॉग है तो पूरा व्हाइट है, वो जब हाथ ऐसे निकला उनका हाथ के इतना तक मतलब रिस्ट तक दिखाई दे रहा था, इतना डेंस फॉग था, इतना डेंस मतलब पूरा व्हाइट था, उतना ही हाथ दिखाई दिया। फिर मेरे को बोल रहे और उन्होंने सोचा शायद बड़ा कोई आया, बोला मिस्टर बोसक, मैं बोला नहीं मैं पियाली बोसक आया। फिर बोला ठीक है कांग्रेचुलेशन। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज जो था दिस इज बिकॉज जैसे आप बोल रहे हो कि आप भाग के जाते थे, आप कोई भी डिस्टेंस को ऑलमोस्ट 40% कम टाइम में फिनिश कर देते थे, सो डू यू थिंक दिस इज गॉड्स गिफ्ट टू यू? हाँ हो सकता है, क्योंकि अभी भी जो मैं देखता हूँ मैं तो विदाउट ऑक्सीजन जाता हूँ, जहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड में बाकी लोगों का 50-60 50-60 में ऑक्सीजन सैचुरेशन चले जाते हैं, मेरा वहां भी 95-96 रहते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन। और भी बहुत कुछ होता है उधर, तो बहुत डेथ तो 8000 मीटर का पिग में होते ही रहते हैं। मेरा सामने भी देखा मैं, मतलब हार्ट फेलियर शायद उनका हो ही गया, और पूरा तो ऐसे हाथ पैर मतलब ये इधर उधर कर रहे, मतलब उनका इतना कष्ट हो रहा है और उधर तो कुछ भी नहीं कर सकते। उनको ऑक्सीजन भी लगाया गया और हेलीकॉप्टर तो ज्यादा ऊंचा में नहीं आ पाते हैं, रेस्क्यू के लिए भी उनको बुलाया गया, हेलीकॉप्टर बुलाया गया, लेकिन उनको तो नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन उनके लिए सब कुछ ही किया, लेकिन वो लास्ट तक वो बाँच के जा पाया कि पता नहीं। ऐसा बहुत हमारे माउंटेन में ऐसा देखा। तो आपको आपने ये माउंट एवरेस्ट जो आपको समिट जो पहुंचना है, ये आपने फर्स्ट टाइम आपने ये कब अटेम्प्ट किया, विच ईयर? फर्स्ट में उसका पहले तो इसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ता है। मैं बोला वो रॉक क्लाइंबिंग का ट्रेनिंग में बहुत छोटे से लेते रहा। फिर दार्जिलिंग में जो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है उसमें भी मेरा सर अपूर्व चक्रवर्ती सर लेटर लिख के उधर कर दिया। फिर वहां पे मैं ट्रेनिंग लिया, एक्सपीडिशन के लिए जो ट्रेनिंग होता है, स्कॉलरशिप भी मिला था मेरे को, तो बेसिक एडवांस कोर्स वहां से कंप्लीट किया। फिर वहां पे मेरे को एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए भी सिलेक्शन मेरा हो गया था। और उधर उसके लिए बहुत टफ है इचिमाई में एवरेस्ट सिलेक्शन में आना, क्योंकि दार्जिलिंग में तो ज्यादातर पूरा शेरपा लोग रहते हैं, तो शेरपा लोगों के साथ कॉम्पीट करना बहुत टफ होता है। लेकिन मेरा छोटे से ऐसे आदत हो गया, मेरा परफॉर्मेंस पूरा शेरपा लोगों की जैसे ही होता है, उन लोगों का स्पीड में ही चलती हूँ। और उधर तो है 25 kg रुकसेक कैरी करना ही पड़ेगा, नहीं तो ए ग्रेड नहीं मिलेगा और सिलेक्शन। बट व्हाई ऐसा क्यों? उधर एचएमआई का इसलिए थोड़ा ये कोई बदनाम भी बोलता है, लेकिन मैं बोलूंगा ये अच्छा ही है। बोलता है, सभी बोलते हैं वहां तो माउंटेनियर नहीं पोटर बनाते हैं लोगों को, लेकिन इतना लोड कैरी करके उतना डिफिकल्ट में चढ़ना, ये जो प्रैक्टिस हम लोगों को कराते हैं वो बाद में बहुत काम पे आता है, क्योंकि माउंटेन में ज्यादा टेक्निकल इक्विपमेंट यूज करने से ज्यादा खुद का कैपेसिटी ज्यादा करना ज्यादा काम पे लगता है। अच्छा। क्योंकि उस जगह में हम पहुंच पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे, तभी ना हम लोग टेक्निकल इक्विपमेंट यूज करके टेक्निकल जगह में क्लाइंब करेंगे। अगर वो सब हम लोग कैरी करके पहुंच ही नहीं पाया तो कैसे टेक्निकल सामान यूज करना है। तो अलग इंस्टीट्यूट में थोड़ा बोलते हैं टेक्निकल इक्विपमेंट अच्छा सिखाते हैं, कैसे क्लाइंब यूज करना है, लेकिन एचएमआई में वो सब भी सिखाते हैं उसके साथ, क्योंकि शेरपा लोग है तो वो लोग
चाहते हैं कि ज्यादा हार्डी बनाना, वो लोग तो Right. बहुत वेट कैरी कर पाते हैं, Right, हाँ। तो इसलिए HMI का थोड़ा सिखाने का सिस्टम ऐसा ही है। तो आपने, मैंने जो पूछा तो आपने फर्स्ट कब विच ईयर में आपने हाँ, अटेम्प्ट मैं किया 2010 में ही शुरू कर दिया था माउंट expedition। एवरेस्ट के लिए? नहीं, माउंट एवरेस्ट नहीं, पहले ही तो माउंट एवरेस्ट कोई जा नहीं सकते। अच्छा पहले 6000 मीटर का पीक, अच्छा उसके बाद 7000 मीटर का पीक चढ़ना होता है, उसके बाद 8000 मीटर का हाँ। पीक चढ़ना होता है। तो सिलेक्शन हो गया था। अगर उसी में हम लोग जा पाते तो 2010-11 में ही मेरे को एवरेस्ट अच्छा, जाना था। अच्छा, लेकिन अच्छा, अच्छा। वो थोड़ा गवर्नमेंट का था, तो और गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन थोड़ा मतलब टाइम लगता है उन लोगों को, और थोड़ा इधर उधर होने से वो एक्सपीडिशन हम लोगों को नहीं हो पाया, Okay, कैंसिल हो गया। अच्छा। क्योंकि वो लोग ट्राई कर रहा था, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट एक साथ ज्वाइंट एक्सपीडिशन करने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट का अलग से उन लोगों का टीम के एक्सपीडिशन हुआ। लेकिन उसी प्री एवरेस्ट टीम जो था पूरा, उन लोगों के साथ, एवरेस्ट टीम के साथ, अरुणाचल का जो एवरेस्ट टीम था उनके साथ ही हम लोग पूरा प्री एवरेस्ट ट्रेनिंग किया। शेरपा लोग था और मैं ही था, मैं सिलेक्शन मेरे को मिला था। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके लिए ही मैं पूरा 8000 मीटर के लिए तैयार हो गया था 2010 में। लेकिन वो एवरेस्ट एक्सपीडिशन नहीं हो पाया। लेकिन उसी टाइम मैं गया, जुलाई अगस्त में मैं हिमाचल प्रदेश में एक पीक गया, मुलकिला में गया था, उसमें अच्छा किया। फिर 2011 में कामेट गया था, वो भी 7000 मीटर का था। फिर 2013 में मैं सिलेक्शन पाया था। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन है, वो इंडिया का एपेक्स बॉडी है। मतलब जितना इंडिया में माउंटेनियरिंग क्लब है, जितना माउंटेनियरिंग एक्टिविटी होता है, सब इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन ही मतलब परमिशन देना, सब कुछ देखभाल करना क्या हो रहा है वो सब IMF करता है। तो वहां का उन लोगों का फिर एक गवर्नमेंट एक्सपीडिशन वो लोग करते हैं, लेकिन उसमें सिलेक्ट होना पड़ता है। पूरा इंडिया से वो लोग सिलेक्शन करते हैं। वेस्ट बंगाल से मैं सिलेक्शन में अकेला ही हुआ था। एक हर स्टेट से एक एक हम लोग का लेडीज एक्सपीडिशन था, तो हर स्टेट से एक लड़की लेता है। तो पूरा इंडिया से 10 लड़की को वो लोग सिलेक्ट किया था। वो भी एक बहुत एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि लद्दाख का जो होता है, सिक्किम का जो होता है पार्टिसिपेंट, वो लोग बहुत स्ट्रांग होता है माउंटेनियरिंग में, क्योंकि वो लोग मतलब उधर ही उन लोग का जन्म, तो उधर ही उन लोग का नेचुरली वो लोग माउंटेनिंग में स्ट्रांग होते। तो आपने फर्स्ट नहीं, अगेन कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, तो विच ईयर डिड यू, आपने फर्स्ट कौन सी ईयर में अटेम्प्ट किया था? 2008 में ही तो हम लोग को जो बेसिक कोर्स था उसी में ही एक पीक हम लोग के अटेम्प्ट करना नहीं, मैं माउंट एवरेस्ट का बात कर रहा हूं। माउंट एवरेस्ट में आपने कब, कौन से साल में? माउंट एवरेस्ट में मैं 2019 में फर्स्ट अटेम्प्ट किया और था। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में डिड यू रीच? नहीं, उसी में मेरा समिट हो जाता था। फिर इसी में और एक थोड़ा बात होता है, मतलब जब भी कोई ऊंचा में थोड़ा पहुंच जाते हैं, थोड़ा पॉलिटिक्स आ जाता है। अच्छा, इसमें भी पॉलिटिक्स इसी में भी है, हर खेल में, हर जगह में भी है, इधर भी है। हाँ, तो थोड़ा मतलब ऑब्स्ट्रक्शन पहले से ही मेरे को मिल रहा था कि मैं एक्सपीडिशन सक्सेसफुल नहीं कर पाऊँ, समिट में नहीं पहुंच पाऊँ। ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा था। शेरपा मेरे साथ था वही ऑब्स्ट्रक्ट मेरे को कर रहा था, और बाकी जगह से भी ऑब्स्ट्रक्शन था। फिर भी मैं उधर पहुंच गया, तो जाके फिर शेरपा भी ऑब्स्ट्रक्शन शुरू किया। तो फिर भी उनका, अभी मैं तो इतना ट्रेनिंग लेके गया, HMI से एवरेस्ट का सिलेक्शन भी हुआ था, फिर इतना एक्सपीडिशन, उसका पहले मेरा 7-8 एक्सपीडिशन हो गया था। और लद्दाख सिक्किम के साथ भी मैं कॉम्पीट किया, मतलब मैं तो उतना ही स्ट्रांग था। तो मेरा शेरपा समझ नहीं पाया, तो वो सोचा ऑब्स्ट्रक्शन करने से ये वो मेंटली मतलब वो डाउन डिसबैलेंस हो जाएगा और छोड़ देगा। लेकिन वो नहीं सोच पाया था कि उनका ऑब्स्ट्रक्शन का वजह हेल्प तो कर ही नहीं रहा है, उल्टा से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है वो। फिर भी मैं समिट मेरा हो जाता, मतलब और 400 मीटर मेरा बाकी था, एवरेस्ट का बैल्कनी तक मैं पहुंच गया था। तो वो तब देखा, मतलब उनको भी कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा था और मतलब कर रहा था मेरे को अटकने के लिए। तो जब देख रहा था एकदम उसका बिना भी मैं समिट कर दूंगा, तब वहां पे उनको 8400 मीटर पे वो मेरे को मूग में
पांच मारा था बहुत बार, फेस में बहुत बार मारा था, धक्का मार के फेंक दिया आइस वॉल से, बार बार ऐसा कर रहा था। और मैं जो उधर जो सेफ्टी लगाना होता है हमारा हार्नेस के साथ फिक्स प्रोब में, वहां से मेरा सेफ्टी खोल दिया, ठीक है। मैं बोला कि, और मेरा उधर ब्रेन काम करता है तो इसलिए मैं ये सब प्रोटेस्ट कर पाया। अलग लोग होता तो उन लोगों का ब्रेन ही उधर काम नहीं करता, ऐसा होता तो कोई वहां से बाँच के आ ही नहीं पाता। तो उनको मैं बोला कि अब सेफ्टी क्यों खोला, उनका हाथ से तो मैं खींच लिया फिर मेरा, क्योंकि सेफ्टी उनका हाथ में चला, मतलब मेरा जान ही उनके हाथ में चला गया। वो किसी सेफ्टी खोल दिया, किसी टाइम में वो धक्का मारेगा तो मैं सीधा नीचे, कोई अटक नहीं पाएगा, मैं भी अरेस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो तुरंत में उनका हाथ से सेफ्टी खींच लिया और फिर से लगा लिया रोप में। तो फिर उन्होंने ऐसा धक्का मारने लगा। और तब तो हम लोग नाइट में क्लाइंब कर रहा था समिट, जो हम लोग जाते हैं कैंप नंबर 4 से हम लोग शाम को शुरू किया। और वो तो मेरे साथ आया भी नहीं, वो टेंट में सो रहा है, बोला तुम चले जाओ। मैं अकेला अकेला ही समिट अटेम्प्ट शुरू किया, वो कभी आता भी नहीं था। फिर जब देख रहा था, फिर बहुत देर में आया, मतलब मैं समिट के नजदीक पहुंच गया तब वो देखने के आया। और मैं उधर थोड़ा टॉयलेट, मतलब पूरा उधर तो ग्रेडियंट एकदम 90 डिग्री होता है, और उधर बैल्कोनी में थोड़ा एक जाएगा स्टेप थोड़ा होता है रेस्ट करने के लिए, मतलब माउंटेन में तो ऐसे सब कुछ नेचुरल होता है, उधर स्टेप है इसलिए वहां पे थोड़ा हॉल्ट कर सकते हैं। कोई टॉयलेट जाता है तो मैं भी गया था, और उधर थोड़ा टॉयलेट जाने में बहुत टाइम लग जाती, क्योंकि हम लोग जो ड्रेस पहनते हैं पांच लेयर रहते हैं अंदर, उसके अंदर डाउन सूट जो रहते हैं उसमें मतलब वो लोअर अपर एक साथ रहते हैं, हाँ। और एक टॉयलेट के लिए अलग एक चेन रहते हैं पीछे में। फिर उसके ऊपर हम लोग हार्नेस पहनते हैं, पूरा जो बेल्ट बना हुआ रहते हैं, कमर से पैर से पूरा रहते हैं, उसके साथ सेफ्टी अटैच रहते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट को मतलब वेस्ट में लगा हुआ रहते हैं हार्नेस के साथ। फिर हेलमेट तो रहते हैं, पीछे पीछे बैग रुकसैक रहते हैं जो बैकपैक, इतना सब कुछ संभाल के टॉयलेट में बहुत ज्यादा टाइम लग जाते हैं। फिर रेडी होना, तो उसी टाइम में मेरा शेरपा आ गया था, तो फिर मैं चल रहा था, फिर मेरे को देख के उधर तो सब शुरू किया मारना, धक्का मारना, हाँ। फिर तो उसी टाइम में मेरे को 400 मीटर बाकी रख के नीचे आना पड़ा था। इसमें एजेंसी, शेरपा और तो बाकी बहुत लोग जुड़ा हुआ। उसको कंप्लीट किया। फिर मैं उसका पहले 2018 में मैं मानासोलु गया था, वो वर्ल्ड का 8th हाईएस्ट पीक है, उसमें भी वो लोग गड़बड़ी किया था, क्योंकि सिलेंडर जो होता है उसमें पैसा मैं दे दिया था लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं था, तो उसमें भी मैं बिना ऑक्सीजन ही मानासोलु चढ़ा था 8th हाईएस्ट पीक जो है। तो वो भी एक एक्सपीरियंस था। और एवरेस्ट में फिर ऐसा हो गया खराब, जो दोनों में बैड एक्सपीरियंस हुआ, उसी में मैं ठीक किया कि विदाउट ऑक्सीजन ही मैं अभी से ट्राई करूंगा। और मानासोलु में भी हुआ था मैं तभी ऑक्सीजन जो ऑक्सीमीटर में लेके गया था, और उधर बहुत फॉरेनर लोग भी आया था, वो लोग ही फर्स्ट टाइम देखा। फर्स्ट मेरे पास उस टाइम ऑक्सीमीटर नहीं था, वो फॉरेनर लोगों के पास ऑक्सीमीटर था, वो लोग चेक करते रहते हैं। फिर वो लोग चेक कर रहा था, खुद का चेक कर रहा था, फिर मेरा भी चेक किया, तब उन्होंने देखा कि उधर सबका 50-60 में चला गया और मेरा तो 98-99 दिखा रहा है। तब उन्होंने बोला था कि आपका जो सैचुरेशन है, आप एवरेस्ट भी अगर ट्राई करोगे विदाउट ऑक्सीजन कर सकते हो। उसके बाद से मैं डिसीजन लिया मैं विदाउट ऑक्सीजन जाऊंगा। फिर 2021 में मैं धौलागिरी गया, क्योंकि उसी टाइम फिर तो कोरोना आ गया था। 2021 में धौलागिरी गया था, लेकिन तब भी मेरा भी कोरोना हुआ था। अच्छा। क्योंकि मैं तो ऐसे लोकल ट्रेन का जनरल कंपार्टमेंट जाता था, हाँ। तब मैं लोन लेके जाता था। जब मैं मानासोलु गया तब तो किसी को सर को बताया था, अपूर्व चक्रवर्ती सर, उनको बताया था, और मेयर चंदननगर का जो मेयर है उनको बताया था। तो 8 लाख खर्चा है, वो लोग मिलके दिया, 50,000 हुआ, 50,000 हुआ, वो लेके ही चला गया मैं एक्सपीडिशन में, और बाकी में बैंक लोन ले लिया था।
और ऐसा रिस्क भी कोई नहीं लेगा, क्योंकि उधर तो कब कब किसका जान चला जाएगा वही उसी को ही कोई पता नहीं है। हाँ। फिर जाके सक्सेस हो पाएगा कि नहीं किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन 2000 मेरा जो बोला ना, छोटे से मेरा जो एक्सपीरियंस था उसके लिए मैं कॉन्फिडेंट था। नहीं तो बैंक लोन लेके माउंटेन चढ़ने के लिए कोई कभी नहीं जाता है। मेरे को भी सबने मना किया था कि ऐसे बैंक लोन लेके माउंटेन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंट थोड़ा था कि मैं कर सकती हूँ, तो मैं सक्सेस भी हुआ था 2018 में। उसका वजह से थोड़ा पब्लिसिटी मेरा हो गया था। तो 2019 में जब मैं एवरेस्ट गया, बहुत ही क्राउड फंडिंग हुआ था। चंदन का बहुत सारे लोग क्राउड फंडिंग स्टार्ट किया था। मैं तब एवरेस्ट में पहुंच गया। मैं थोड़ा मतलब शाई हूँ, ज्यादा लोगों के साथ तब मैं एकदम बात नहीं करता था, इसलिए थोड़ा सर को ही बताया था और कॉर्पोरेशन में बताया था। फिर मैं पैसा भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे को तो माउंटेन में जाना है, पैसा नहीं हुआ, फिर भी मैं चला गया। वहां पे जब मैं लोड फेरी कर रहा था, बेस कैंप पहुंचने में भी 8-9 दिन लगता है, तब भी कोई कुछ नहीं जानता है लोग कि मैं एवरेस्ट आया। ये आप कौन से साल का बात? ये 2019 में। अच्छा। फिर मैं जब इस साल आपका वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आपका सक्सेसफुल कौन से साल में हुआ? 2022 में मेरा एवरेस्ट फर्स्ट टाइम आपका वो सक्सेसफुल हुआ। सो 2022 में हाँ। जब आपने फर्स्ट टाइम उसको सक्सेसफुली क्लाइम किया, हाँ। तो उसके बाद भी आपने ये डिसाइड कर लिए थे कि आप विदाउट ऑक्सीजन उस पे वहां तक जाओगे। हाँ। तो फिर जब आप विदाउट ऑक्सीजन जा रहे थे, हाँ। तो हाउ इज दैट फीलिंग? बिकॉज सब लोग ऑक्सीजन लेके जाते हैं, आप विदाउट ऑक्सीजन जा रहे हो, तो तकलीफ नहीं हुआ या आपने, हाउ डिड यू मैनेज? नहीं, मेरा तकलीफ नहीं होता। उसका पहले 2021 में मैं समिट किया विदाउट ऑक्सीजन, मतलब फर्स्ट इंडियन धौलागिरी जो है वर्ल्ड का 7th हाईएस्ट पीक, वो मैं समिट किया। और वो भी तभी मैं देखा जब लोग ऑक्सीजन लेके जिस स्पीड में चढ़ रहा है, मैं विदाउट ऑक्सीजन ही उन लोग का सेम स्पीड में मैं चढ़ा और एक साथ ही मैं समिट किया। और उसमें तूफान भी चल रहा था थोड़ा, लेकिन फिर भी वो 7th हाईएस्ट पीक है, मैं कर लिया था समिट। फिर उसके लिए और भी मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा हो गया। फिर एवरेस्ट में मैं गया, लेकिन एवरेस्ट में भी थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ था, जिसमें मेरा परमिशन मिलना थोड़ा लेट हो गया था। और उधर वेदर विंडो रहते हैं, मतलब माउंटेन में तो हर टाइम ही स्टॉर्म चलता है। हाँ। तो उसमें 3-4 दिन जो थोड़ा अच्छा वेदर रहते हैं, उसको बोलता है वेदर विंडो। उसके अंदर समिट करके नीचे चले आना होता है। अच्छा। तो मेरा वो जैसे क्राउड फंडिंग चल रहा था, तो मैं तो बड़ा कुछ कंपनी से, ऐसे कॉर्पोरेट से कुछ बड़ा स्पॉन्सर ऐसा कुछ नहीं मिलता है, तो इसलिए क्राउड फंडिंग में तो लेट भी दे टाइम ज्यादा लग जाता है, इसलिए वो जो वेदर विंडो है वो निकल गया। फिर मैं तो 4 नंबर कैंप में चला गया था। कैंप 4 में जाके वेट कर रही हूँ, लेकिन बाकी लोग कैंप 4 में ज्यादा देर रुक नहीं सकता है, क्योंकि उधर ऑक्सीजन इतना कम है। अगर टॉयलेट भी जाना पड़ता है तो साथ में ऑक्सीजन लेके जाना होता है। इसलिए सभी माउंटेनियर क्या करते, 3 नंबर कैंप से आता है एकदम सुबह मॉर्निंग में 4 बजे 3-4 बजे, कोई उसका पहले भी निकल जाते कैंप 3 से। फिर कैंप 4 में पहुंचता है दोपहर को। फिर वहां पे कुछ 1-2 घंटा रेस्ट लेके फिर समिट स्टार्ट कर देता है। 4-5 बजे समिट के लिए स्टार्ट कर देता है। फिर समिट करके सीधा नीचे चला जाता है। तो कैंप 4 में ऐसे कोई नहीं रहता है। तो मेरा लेकिन ऐसा हो गया, और मैं ये रिस्क लेता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि बाकी लोगों से मेरा तो थोड़ा अलग ही है, स्पेशल थोड़ा ये रहते हैं, एक्लेमेटाइजेशन का पावर रहते, इसलिए मैं ये सब रिस्क लेता हूँ। तो फ्रॉम द ग्राउंड टू द 8848 जो है, अच्छा, इज इट 8848 या इज इट 8850? 8848.46। अच्छा, ओके। तो ये सब 0 से जो ये डिस्टेंस है, तो इसके बीच में कितने सारे स्टॉपेजेस होते हैं? जब हम बेस कैंप के बाद कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4, उसके बाद समिट होता है। ओके। बेस कैंप कितने मीटर्स में होता है? बेस कैंप होता है
5300 मीटर। अच्छा, मतलब फ्रॉम 0 to 5300 देयर आर नो स्टॉपेजेस बीच में? हाँ, उधर भी ट्रेकिंग करके जाना, वो ट्रेकिंग करके, ट्रेकिंग रूट और वहाँ पे होता है। रुकते हैं लोग, रुकते हैं बीच हाँ, में? रुकता है, वहाँ पे भी 7-8 दिन लग जाता है। फ्रॉम 0 to 5300? हाँ, अच्छा, हाँ। और उसके बाद 5300 के बाद ऊपर जाने के लिए आपने बोला क्लाइंबिंग का 5 जो कैंप है। 5 तो कैंप। ओवरऑल एवरेस्ट में पहुंचने के लिए हाँ, सक्सेसफुली हाँ, फ्रॉम 0 to 8848 हाँ। टोटल कितने दिन लगते हैं? टोटल आप ऐसे ही तो उतना हाइट में नहीं जा सकते, Obviously, क्योंकि बॉडी का करेक्ट, तो रेस्ट एक्लिमेटाइजेशन, करते करते जाते जाना हाँ, होता और है। लोड फेरी होता है, ऊपर नीच करना पड़ता है। अच्छा, इसलिए डेढ़ महीना, मतलब पूरा एक्सपीडिशन कंप्लीट होने में 1.5 महीना मतलब लग जाना जाता है। एंड वापस आना? हाँ, सब ओके। 1 महीना लग जाता है, क्योंकि उधर जो रूट निकलना होता है, कहाँ से जाएंगे रूट, फिर वहाँ पे फिक्स्ड रोप लगाना, इक्विपमेंट जो एंकर होता है वो सब लगाना, फिर नीचे आना, फिर लोड लेके जाना, ऊपर का कैंप में रख के फिर नीचे आना, फिर बाकी लोड लेके जाना। ऐसा करते करते कैंप 1 जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर कैंप 2 कैंप 3 जाते हैं, नीचे आते हैं। ये क्यों ऊपर नीचे क्यों कर एक बार क्योंकि में? एक तो उतना वेट तो बहुत ज्यादा लगता है। ऊपर जो इक्विपमेंट हमारा जो क्लाइंबिंग बूट पहन के हम लोग चढ़ते, उसमें उसके फिर स्टील का क्रैम्पन लगता है, सब लेके उसमें 5-5-10 केजी का क्लाइंब बूट हो जाता है। फिर जो हम लोग लेयर पहनते हैं, क्योंकि उधर -50-60 डिग्री टेम्परेचर होता है, और तूफान चलने से तो -70-80 में भी चले जाते हैं। तो वो जो जैकेट रहते हैं वो भी 5-6 केजी का हो जाते हैं, सब कुछ लेयर सब कुछ लेके। फिर स्टोव, मतलब जो छोटा छोटा गैस सिलेंडर स्टोव, उधर तो पानी बिगल के खाना होता है, वो सब लेके जाता है, खाना लेके जाना पड़ता है। फिर जो मेटल का इक्विपमेंट होता है, हाँ, जो रॉक पिटॉन, आइस पिटॉन, रोप, कैराबिनर, डिसेंडर, सब कुछ लगता है। फिर जो स्नो स्टेक होता है, हाँ, बर्फ के अंदर ज्यादा बर्फ रहते है, एंकर करने के लिए एक लगाना होता है, वो सब कुछ मेटल का बनता है, वो सब लेके जाना होता है। तो ये जो माउंटेनियरिंग प्रोफेशन है, ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ बिकॉज मेरे को आइडिया नहीं है, एंड ऑल्सो फॉर द से द यूथ या फिर द वंस हु वांट टू बिकम अ माउंटेनियर, इज इट अ ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन? मतलब पैसा इसमें अच्छा मिलता है, अच्छा कमाई होता है, या इट्स नॉट? नहीं, उधर एक है, क्योंकि ज्यादातर 8000 मीटर तो नेपाल में है, कुछ है चाइना में, और कुछ तो इंडिया पाकिस्तान जो बॉर्डर है जो लेके डिस्प्यूट है उधर ही है। हर जगह में हम लोग अगर शेरपा गाइड ऐसा बनना भी चाहते हैं तो वो लोग नहीं देगा, क्योंकि नेपाल का ही सब शेरपा बनता है। तो वो लोग वहाँ पे वो लोग का प्रोफेशन है, तो हम लोगों को घुसने नहीं देगा। ये इस प्रॉब्लम है, इसलिए वो सब करके पैसा कमाना मुश्किल है। और ये जो स्पोर्ट्स है माउंटेनियरिंग, तो उसमें भी हम लोग को जैसे कोई क्रिकेट खेल के पैसा कमाते हैं, फुटबॉल खेल के पैसा कमाते हैं, वो भी हम लोग नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि अभी तक माउंटेनियरिंग का उतना पब्लिसिटी नहीं है। क्रिकेट फुटबॉल का जैसा पब्लिसिटी है, तो अभी तो कॉर्पोरेट लोग भी उतना समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या चीज है, इसलिए वो लोग भी स्पॉन्सर अभी तक उतना अच्छा से नहीं करते हैं। तो मतलब ये प्योरली पैशन है, एकदम पैशन ड्रिवन है। लेकिन अचीवमेंट तो देश के लिए होता है, वो तो है। माउंटेनिंग हिस्ट्री में तो नाम आ ही जाता है, अचीवमेंट रहते हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ फायदा नहीं मिलता है, इसलिए उसके लिए बहुत ही सैक्रिफाइस करना पड़ता है। लेकिन जो सोचा कि देश के लिए अचीवमेंट करना चाहती हूँ और ये सोसाइटी के लिए कुछ काम पे आए, उसके लिए सैक्रिफाइस करके भी करते हैं। तो आपको, आप जब सपोज ऊपर जा रहे हो या जब तूफान चल रहा था, आपको कभी डर नहीं लगा? हाँ, तूफान के लिए डर तो लगता है, क्योंकि अभी तक तो जानता ही हूँ, तूफान में 8000 मीटर से कोई बच के आ नहीं पाया। अच्छा। ये मैं जानता ही था। इस वर्ष में जो मैं तूफान में गया था, और दुनिया तब रेड अलर्ट जारी किया, वॉकी टॉकी में सबको बुलाया गया जितना जल्दी हो सके नीचे आने के लिए, क्योंकि 5-6 दिन पूरा स्नोस्टॉर्म चलेगा। तो सभी तब नीचे जा रहा था, और मैं सोचा इस बार भी मेरा एक बार 2019 में नहीं हो पाया,
और क्राउड फंडिंग करके होता है, पूरा पैसा भी तो दे दिया, मतलब जितना हुआ था तब तक 20 लाख जैसा मैं पेमेंट कर दिया, वो पैसा भी और रिटर्न नहीं मिलेगा, फिर सबमिट भी नहीं होगा नेक्स्ट बार तो, और ऐसा करके चांस नहीं मिलेगा, लोग कितना क्राउड फंडिंग करके देगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर मैं सोचा, मेरा एक एक्सपीरियंस था इसलिए मैं वो रिस्क लिया था, नहीं तो वो भी मेरा नहीं हो पाता, मेरे को भी रिटर्न जाना पड़ता। 2013 में जब क्लाउड बर्स्ट हुआ था उत्तराखंड में, जब केदार का जो मंदिर है थोड़े के लिए बच गया था और बहुत मतलब डेथ भी हुआ था, उसी टाइम में हम लोग जो गोमुख है, गंगोत्री गोमुख, वहां से जो दिखाई देता है एक पीक भागीरथी 2 सबसे ऊंचा जो पीक है, उसका मतलब टॉप का नजदीक हम लोग पहुंच गया था, समिट का नजदीक एकदम पहुंच गया था, कुछ मीटर बाकी था तब वो क्लाउड बर्स्ट हुआ था। और दिन के टाइम में भी पूरा रात जैसा, इतना पूरा जो क्लाउड था, इतना अंधेरा था, इतना डेंसिटी का क्लाउड था, और उधर भी हम लोग खुद का हाथ खुद नहीं देख पा रहा था, और वो सडनली आ गया, और जो लाइटनिंग हो रहा था, विद्युत का जो चमक रहा था, वो हमारा आसपास मतलब कुछ फुट का दूरी में पूरा वो लाइटनिंग हो रहा था, और उसमें तो हम लोग बहुत डर गया था, और इतना उसका आवाज, पूरा हिमालय जो है, हम लोग जो ऊपर खड़ा था, पूरा वो वाइब्रेशन हो रहा था, पूरा जैसे लग रहा था अर्थक्वेक, मतलब बहुत जोर अर्थक्वेक, पूरा वाइब्रेशन, और कुछ ही घंटों में इतना स्नोफॉल हो गया, नीचे तो बारिश हो रहा है और ऊपर तो स्नोफॉल, मतलब कुछ घंटे में वेस्ट चेस्ट तक बर्फ आ गया था, और उसी में तो अभी एवलांच शुरू हो जाता है, जैसे ज्यादा बर्फ गिरेगा पहाड़ का ढाल में तो ज्यादा बर्फ नहीं रह पाते, एवलांच का भी जो एक गर्जन बोलते हैं, जो आवाज आता है, भयंकर होता है, वो भी बहुत डरावना होता है, उसका आवाज, फिर जो क्लाउड का जो लाइटनिंग हो रहा है उसका आवाज, सब मिलके, और उसका वजह से और भी पूरा पहाड़ में वाइब्रेशन हो रहा है, और वाइब्रेशन का वजह से और भी एवलांच आ रहा है, पूरा बर्फ गिर रहा है, एवलांच में धस आ रहा है। तो ऐसा हालत में फिर हम लोग तो नीचे जाना स्टार्ट किया, हम लोग, लीडर नीचे था, नीचे का कैंप में था, तो बोला समिट कैंसिल करके जितना जल्दी हो सके नीचे आने। तो ये जब आप सिचुएशन में रहते हो, तब आपको किसी का, फैमिली का याद आता है, या घर में किसी का, मतलब दिमाग में कि कोई घर पे किसी कोई वेट कर रहा है आपका, कभी ऐसा? फैमिली का याद रहते, लेकिन पूरा तो कंसंट्रेशन वही और खुद को बचाने में रहता है। अच्छा। लेकिन 2013 में ऐसा हालत था, हम लोग सोचा नहीं था कि मतलब बच के आ पाएंगे, समझ गया कि हम लोग शायद नहीं बचेंगे, क्योंकि शेरपा लोग तो बहुत एक्सपीरियंस थे, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में भी देखा उन लोग का फेस में हंसी रहते है कि वो ठीक है हो जाएगा, ऐसा हंसी रहती है। लेकिन भागीरथी 2 में फर्स्ट टाइम में देखा शेरपा का मुंह एकदम काला हो गया था, और पूरा वो भी पूरा टेंशन में और पूरा हार्ड हो गया था, मतलब किसी का कुछ रिप्लाई की किसी के तरफ देख ही नहीं, मतलब वो भी समझ गया था हम लोग जाने वाला था। So, my last question to all the aspiring mountaineers যারা ড্রিম দেখছে এভারেস্টে সামিটে চড়ার বা মাউন্টেনিয়ারিং কে অ্যাজ আ স্পোর্ট প্র্যাকটিস করা, what would be your 3 tips to them to achieve their dream? প্রথমত তো It's a Hindi. फास्ट उनको तो माउंटेनियरिंग को मतलब पसंद करना चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए माउंटेनियरिंग को, तो तभी कि उनकी माउंटेन में इतना कष्ट होता है, इतना सफरिंग होता है, अगर प्यार करके नहीं करेगा तो नहीं करेगा। Right. So one is love. Number 2 है बहुत डिसिप्लिन एंड बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि हर खेल में जो हार जीत होता है, लेकिन माउंटेनियरिंग में लाइफ एंड डेथ होता है, एक गलती होगा तो गलती सुधारने का कोई चांस नहीं रहता। लव, डिसिप्लिन। थर्ड होता है कि अच्छा इंसान होना, क्योंकि खुद का अंदर से, खुद का हार्ट से अच्छा होगा तभी डेथ का सामने खड़ा होकर कोई डिसीजन ले पाएगा, नहीं तो
मतलब माउंटेन में सही डिसीजन अगर अच्छे इंसान नहीं होगा तो माउंटेन में डेथ का सामने एक मोमेंट में उनको लाइफ डेथ का डिसीजन लेना पड़ेगा. So, love for mountaineering, discipline, and be a good human. Thank you so much, Piali. आप आए हमारे शो में. But before you go, we'll request you to write a small note हमारे लिए, wishing the team all the best. इनका नाम कुछ Twisted Truths.